तरक्की। अरे एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। और फिर सारे अपने ही तो लोग हैं। आदमी जात है, कभी कभी गुस्सा सिर के ऊपर चला जाता है तो इंसान का हाथ तो उठ ही जाता है। अब दिमाग एक तरफ तो रहता नहीं है, 100 काम होते हैं। व्यापार, घर, रुपया, पैसा, बैंक, लोन, रिश्ते नाते, कर्जदार। एक अकेला क्या क्या देख लेगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। कब तक यूं घर पर बैठी रहोगी। मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे तो अब तुझे खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ शीतल जी बोले चली जा रही थी। वहीं साक्षी एक टक माँ को निहारे जा रही थी, पर शायद माँ में वो अपनत्व अब उसे नजर नहीं आ रहा था। पर माँ के कहे शब्द जरूर उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने कभी दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा होता है तो जिगर बेटियां होती हैं। जो शब्द शादी के समय उसकी माँ ने उसके होने वाले ससुराल वालों के समक्ष कहे थे, उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहीं शीतल जी पर्दे की ओट में खुद को बिखेरने से समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उनकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। फिर उनकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराये जैसा एहसास करा दिया जाएगा। पर सिवाय इसके उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अपने आप को संभाल ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। साक्षी अपनी अटैची के साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम तक का खाना बना दिया है, जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिकाई करती रहना, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साड़ी के कोट से 1000 का नोट जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिया। शायद गलती मेरी थी माँ, मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना अक्षय मुझे बहुत प्यार करते हैं, साक्षी ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वहीं शीतल जी को अपने दिए संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत हो रही थी। मन में डर था, पर वह भी खुशी में बदल गया। आंखों से आंसू पोंछकर शीतल जी अंदर आ गईं। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हुई थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उनका मन अतीत के गलियारे में घूमने लगा। शीतल जी के पति कैंसर से बहुत पहले ही इस संसार को अलविदा कर चुके थे। आधे से ज़्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने घर के पिछले वाले हिस्से में परचूने की दुकान खोल अपनी गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया करती थी। रात को वो कपड़े की सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती थी, जिससे उनके थोड़े अच्छे पैसे बन जाते। धीरे धीरे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। अपनी मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का नाम होता। बेटे ध्रुव ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वहीं साक्षी पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। जल्दी ही ध्रुव का दिमाग व्यापार में खूब चला। उसने लोगों के घरों में होम डिलीवरी कर अच्छा सामान भेज अपनी एक धाक जमा ली थी। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। ध्रुव बड़ा था, पहले उसकी शादी हुई, बाद में साक्षी की। पर दुर्भाग्यवश साक्षी के भाग्य ने उसका साथ यहाँ भी नहीं दिया। शादी के 3 महीने भी नहीं बीते थे, अक्षय को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। एक के बाद एक उनके सारे शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी से अपना पैसा वापस लेकर निकल गए। इस सब का जिम्मेदार अक्षय साक्षी को मानने लगा। वहीं परिवार वालों ने भी उसे अपशगुनी समझ लिया था। उनके हिसाब से साक्षी के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे, इसलिए आए दिन अक्षय रात को अक्सर शराब पीकर साक्षी को मारने पीटने लगा था। कुछ समय तक तो वह सब कुछ सहन करती रही, पर जब एक दिन उसने शराब के नशे में सभी के सामने उस पर हाथ उठा दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर शीतल जी के व्यवहार से उसे समझ आ गया था कि उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए वह वापस अपने ससुराल चली आती है। साक्षी जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखती है, अक्षय के तेज ठहाके उसके कानों में बजने लगते हैं।
क्या हुआ, हो गई, अपने घर भेज दिया ना वापस यहाँ। वह भी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहते। एक तो अपनी मनहूस बेटी हमें सौंप दी थी और ऊपर से वही हम पर धौंस जमाने चली थी। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। साक्षी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अक्षय उसके बालों को तेज पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर कर दिया। बहू है वो इस घर की, ऐसी निंदनीय हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। बहू आओ अंदर चलो, यह तुम्हारा ही घर है। सरिता जी साक्षी को उठाते हुए अंदर ले आई। साक्षी जो कुछ दिनों में जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो चुकी थी, वह अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत अचंभित होती है। पर शायद एक औरत ही एक औरत का दुख समझ सकती है। यही सोचकर वो चुपचाप अंदर चली जाती है। रात वह अपनी सास के कमरे में ही बिताती है, पर उसे क्या पता था कि सुबह की भोर उसके लिए और भी भयभीत होने वाली है। सुबह 4 आदमी उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। वहीं अक्षय और उसकी सास आराम से बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। ये लो हमारा काम खत्म। अरे व्यापार में घाटा तो सब बहाना था, असल में तो हमें किसी भी तरह अपना कर्ज उतारना था, जो अब पूरा हुआ। अब से तुम इनके हवाले और हम इस शहर से दूसरे शहर। पूरे कमरे में सभी लोगों के हंसने की आवाज़ बहुत तेज गूंज रही थी। वहीं साक्षी, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके पति अक्षय ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर दिया था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं अकेले कैसे इनका सामना कर पाऊंगी। पर मुझे कुछ ना कुछ खुद से ही करना होगा। यहाँ कोई भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाने आने से रहे। साक्षी के मन में बहुत विचार चल रहे थे, पर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एकाएक साक्षी ने अपने कपड़ों को खुद ही फाड़ना शुरू कर दिया और बाल खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब तक वो चारों आदमी कुछ समझ पाते, उसने अपना ही सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। साक्षी का इतना भयंकर और डरावना रूप देखकर चारों ही घबरा गए और साक्षी को पागल समझने लगे। उन्होंने अक्षय को उनके साथ धोखा करने के लिए पकड़ लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। इस सभी का फायदा साक्षी ने उठाया और वो वहां से भाग निकली। सुबह के 10 बज रहे थे। साक्षी के कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी ऐसी दयनीय और डरावनी दशा देख आधे से ज़्यादा लोग किनारा कर रहे थे। पैसे की एक पाई उसके पास ना थी। किसी से क्या ही मदद की गुहार लगाती। अभी उसके मन में इतने विचार चल रहे थे कि वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। आपके पति कौन है? कहाँ रहती हो? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? होश में आते ही साक्षी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया था। मुझे बताना चाहिए या नहीं, पर तुम माँ बनने वाली हो सके तो अपने घर से किसी को बुला लो, नर्स ने उससे कहा था। साक्षी को तो कुछ समझ नहीं आता कि वह इस खबर को सुनकर हंसे या रोए। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे, पर वहां मौजूद नर्स ने उसे संभाल लिया था। उसकी मदद से साक्षी ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर में माँ, भैया, भाभी तीनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। साक्षी से पूरी कहानी जानने के बाद ध्रुव अक्षय के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाता है। तीनों को ही जेल होती है। वहीं ध्रुव साक्षी को लेकर घर आता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी साक्षी को अपने मायके में न केवल भावात्मक सहारा मिलता है, बल्कि उसका शारीरिक ध्यान भी रखा जाता है। जिस बहू के डर से शीतल जी ने उसे नर्क में भेज दिया था, वही भाभी उसकी खूब सेवा भाव करती है। 15 दिन बीते जाते हैं, तब सब साक्षी से उसका बच्चा खत्म करने की सलाह देकर उसे एक नए सिरे से फिर से जीवन जीने की सलाह देने लगते हैं, पर साक्षी उसके लिए तुरंत मना कर देती है। जब माँ आप अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, फिर मेरे साथ तो आप सभी का साथ है। साक्षी निर्णय ले लेती है, पर मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी। साक्षी हाथ जोड़कर सभी से कहती है, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। भाभी एक बार फिर उसका साथ देती है। साक्षी को घर के पास ही एक कमरा दिलवा दिया जाता है।
क्योंकि वह अपने आप को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहती थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह इतनी आसानी से भूल भी नहीं सकती है। पर अब वह अक्षय के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वह इस बच्चे को अपनी जिंदगी में भी लाना चाहती थी। वह अपने बच्चे और खुद को एक आत्मसम्मान की जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए अलग घर में रहती है। शीतल जी रोज ही उसके घर की तरफ चक्कर लगाया करती थी। वहीं भाई ध्रुव और भाभी भी उसकी हिम्मत और ढांढस बढ़ाते रहे। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है, साथ ही पहले की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी। आसपास के सभी लोग भी साक्षी का खूब ध्यान रखते। कोई भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। सभी के सहयोग से कब साक्षी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और वह एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। शीतल जी और सभी लोगों की देखभाल से वह समय भी जल्दी ही कट जाता है। 8 साल बाद 2 कमरों का घर सुंदर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। आस पड़ोस के सभी लोग आ जा रहे थे। साक्षी एक सादी सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी मेहनत की कमाई से लिए नए घर का तेज उसके माथे पर चमक मार रहा था। आत्मविश्वास से भरी साक्षी अब सभी के सामने सिर उठाकर कह सकती थी कि यह उसका खुद का घर है, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। उसे अपना जीवन यापन करने के लिए अब ना किसी मायके की ज़रूरत है और ना ही ससुराल की। पर वह अपने घर आए सभी मेहमानों के समक्ष बोलना शुरू करती है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आप सभी की बदौलत हूँ। सही समय पर अपनी बेटी पर विश्वास कर उसे नर्क में वापस ना भेजकर जो उपकार उस समय मेरे घर वालों ने मुझ पर किया, वही मेरे लिए नई जिंदगी साबित हुआ है। मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटी पर विश्वास करना सीखें। जरूरी नहीं हर बार बेटी को ही समझौता करने की हिदायत दी जाए। मानती हूँ मैं एक लड़की को अपने ससुराल अपने घर में एडजस्ट करना आना चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी हो, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आगे आएं, उसके मन की बातों को पढ़ें, उसका साथ दें। बदले में वह बहुत कुछ कर सकती है। मत सोचें कि आपकी बहू क्या सोचेगी, मत सोचें दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बिना पति के कैसे उसका गुजारा होगा। सोच तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में, जैसा आप सभी ने मेरे लिए किया। आप सभी और अपने भाई भाभी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की हर कठिन मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। बस आगे भी मेरी बेटी और मुझे इस तरह से अपना आशीर्वाद देते रहिए। साक्षी की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं सभी लोगों की आंखों में अपनी बिटिया की तरक्की की खुशी।